मरीजों की इसी ख्वाहिश के पेश नज़र डॉक्टर्स और हकीम हजरात लोगों का इलाज स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक अद्वियात से करते हैं। डॉक्टर्स, हकीमों और अताइयों की लूटमार और भारी फीसिस की वजह से अक्सर लोग ऐसे भी हैं जो अपने दोस्त अहबाब के मशवरे या अज खुद बगैर किसी डॉक्टरी नुस्खे या चेकअप के आम अद्वियात या एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते रहते हैं। लोगों की अक्सरियत एंटीबायोटिक अद्वियात के साइड इफेक्ट से आगाह नहीं होती। बेसिकली एंटीबायोटिक्स वो अद्वियात होती हैं जो बैक्टीरिया के बायस होने वाले इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं और जो डॉक्टर्स के मशवरे के बाद दी जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ बगैर डॉक्टरी नुस्खे के भी एंटीबायोटिक्स बेची और ख़रीदी भी जा रही है। एक नई तिब्बी तहकीक में सामने आया है कि बाज़ एंटीबायोटिक्स मुतअद्दिद बार या ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करने से बड़ी आंत के कैंसर, शुगर और दीगर बीमारियों का ख़तरा भी लाहक हो सकता है। एंटीबायोटिक्स इंसानी सेहत के लिए किस कदर ख़तरनाक है, इनके ज़्यादा इस्तेमाल से किस किस्म के मसाइल का सामना हमें करना पड़ सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार हैं, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है। डॉक्टर सोमिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर सोमिया, हमें तो पहले ये बताइए हमारे नाज़रीन को कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो क्या होती हैं, बेसिकली उनका क्या काम है, किस लिए वो यूज़ होती है? देखिए, एंटीबायोटिक्स ऐसी अद्वियात होती हैं जो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करती हैं। बहुत सारी बीमारियों के बायस होती हैं चीज़ें, जिनमें जरासीम में वायरसेस भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं और हर ग्रुप के ख़िलाफ़ डिफरेंट किस्म की अद्वियात होती हैं। वायरल के ख़िलाफ़ एंटी वायरल होती हैं, प्रोटोजुआ के ख़िलाफ़ एंटी प्रोटोजुअल मेडिकेशन होती हैं और बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो अद्वियात असर करती हैं उन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स बेसिकली दो तरह की होती हैं। ठीक है। एक वो होती हैं जिन्हें हम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स कहते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक से मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया की जो बढ़ने की रफ्तार है या मल्टीप्लाई करने की जिस्म में रफ्तार है उसको रोक देती हैं। स्टैटिक से रोकना है मुराद। दूसरी वो टाइप है जिसे हम बैक्टीरिसिडल एंटीबायोटिक कहते हैं। बैक्टीरिसिडल से मुराद ये है कि ये बैक्टीरिया को मार देती हैं या ख़त्म कर देती हैं। तो डिफरेंट इन्फेक्शंस का बायस डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया में हम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं और कुछ में बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। और क्या जरासीम जिस्म के किस हिस्से में किस तरह की इन्फेक्शन कर रहे हैं इसके मुताबिक ही एंटीबायोटिक्स को चूज़ किया जाता है, क्योंकि इनकी बेशुमार टाइप्स और ग्रुप्स हैं। यहाँ पे तो हमने डॉक्टर सोमिया देखा है कि खुद में ही आप एंटीबायोटिक्स भी ले रहे हो, आप दूसरी अद्वियात भी ले रहे हो, तो हमें कितनी मिकदार में एंटीबायोटिक्स और किस स्टेज पर जाके बीमारी की इसको इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए मुनीबा, जो भी अद्वियात आप लेते हैं उनका सबसे पहले तो बुनियादी उसूल ये है कि वो आपने डॉक्टर के मशवरे से लेनी है, क्योंकि जब आपको इन्फेक्शन होती है तो डॉक्टर ही आपको बेहतर तौर पे जज कर सकता है कि क्या ये इन्फेक्शन वायरल है या बैक्टीरियल है। वायरल में तो मैंने जैसे बताया कि एंटीबायोटिक्स का कोई रोल ही नहीं है। और जो कॉमन इन्फेक्शंस हमें होती हैं जिनमें गला खराब, कोल्ड, फ्लू, खांसी, ये यूजुअली वायरल इन्फेक्शंस होती हैं जिनमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। लेकिन इन्हीं बीमारियों में हम ज़्यादा खाते हैं। जी, इसलिए क्योंकि हम मशवरा नहीं करते और ओवर द काउंटर फार्मेसी पे अवेलेबल है। आपको 3-4 अद्वियात के नाम आते हैं, कुछ आपके दोस्तों ने बताए हुए हैं, कुछ आपने डॉक्टर के किसी पुराने प्रिस्क्रिप्शन से पढ़ लिए हैं और आप जाके बाजार से अद्वियात ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर एंटीबायोटिक की एक ख़ास स्ट्रेंथ और एक ख़ास ड्यूरेशन होती है जिसके लिए आप बीमारी को ट्रीट करते हैं। कई लोग कहते हैं कि जी ये दवाई बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा मिकदार में है, तो मैं हाफ डोज ले लेता हूँ। या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर दवाई 5 दिन या 7 दिन के लिए दी गई है और वो तीसरे दिन के ऊपर बेहतर फील करने लगते हैं तो वो दवाई बंद कर देते हैं। ये एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है। जब आप दवाई की मिकदार पूरी नहीं लेते या उसकी जो मुद्दत या मियाद है जिसके लिए वो प्रिस्क्राइब की गई है उसको पूरा नहीं लेते, तो बैक्टीरिया 2 तरह से रिएक्ट कर सकता है। एक तो ये, अगर बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक थी जिसने उसकी मल्टीप्लिकेशन को बैक्टीरिया की रोका था, वो जब आप बंद कर देते हैं वो दोबारा से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं और री इन्फेक्शन कर सकते हैं। इसीलिए कुछ दिन के लिए तो बुखार और जिस्म में जो अलामात हैं वो बेहतर होती हैं, लेकिन एंटीबायोटिक बंद करने के कुछ दिन बाद फिर से आपको इन्फेक्शन जो है वो जिस्म में अपने अलामात जाहिर करना शुरू कर देती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है जिसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये होता है कि बैक्टीरिया जो है वो मोर पावरफुल हो जाते हैं। जब आप थोड़ी मिकदार के लिए एंटीबायोटिक या थोड़ी मियाद के लिए एंटीबायोटिक देते हैं
तो बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस या मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है उस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़, और अगली दफ़ा या उससे अगली इन्फेक्शन में वो एंटीबायोटिक्स उस बैक्टीरिया पे काम करना छोड़ जाती है। इसीलिए आपको पता है कि दुनिया भर में अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या सुपर बग्स की बात हो रही है कि हमारे पास ऐसी बीमारियां आने लग गई हैं जो एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स, सेकंड लाइन एंटीबायोटिक्स और फिर थर्ड लाइन एंटीबायोटिक्स, ये हर बीमारी की स्टेज के मुताबिक अद्वियात दी जाती हैं। टाइफॉइड में हमने बहुत देखा कि रेजिस्टेंट टाइफॉइड के हमारे पास केसेस आए। इसी तरह पेशाब की इन्फेक्शन में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हम बहुत देखते हैं। स्पेशली मतलब अगर एंटीबायोटिक्स का आप गलत इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको और भी बीमारियां बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो सकते हैं और फिर आपके पास चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक्स लिमिटेड रह जाती है जो उन जरासीम के खिलाफ काम करें। मतलब ये हमारी बॉडी के साथ एक खतरनाक चीज़ है जो हम खुद ही अपनी बॉडी के साथ कर रहे हैं, उसको ख़तरे में डाल रहे हैं। तो इसका ज़्यादा जो मिकदार में खाना भी नुकसानदेह है, क्योंकि हम एक दिन खाते हैं फिर अगले दिन भी वही एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। घर में क्योंकि अगर सर दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, पेट में दर्द, बुखार है, तो हमारी वालिदा ही कह देती हैं कि अच्छा ये वाला ये चीज़ खा लो या ये खा लो। तो मतलब हम घर में खुद ही सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा आदत है। तो ये कितना ख़तरनाक है और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए ये बहुत ख़तरनाक है। मैंने जैसे आपको बताया कि जो इन्फेक्शंस होती हैं उनमें एक स्पेक्ट्रम ऑफ बैक्टीरिया होता है। डॉक्टर्स ने इसके मुतालिक तालीम हासिल की होती है कि कौन से बग्स या कौन से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इन्फेक्शंस मुख्तलिफ हिस्सों में कॉज करते हैं। कुछ हैं जो गला ख़राब करने का बायस बनते हैं, कुछ हैं जो पेट में डायरिया का बायस बनते हैं, कुछ हैं जो स्किन की इन्फेक्शंस करते हैं। सो हर स्पेक्ट्रम ऑफ बैक्टीरिया फॉर एवरी प्लेस इज़ डिफरेंट, और एंटीबायोटिक की चॉइस बैक्टीरिया को मद्देनज़र रख के ही की जाती है। आइडियल सिचुएशन तो ये होती है कि आप एंटीबायोटिक ब्लड कल्चर और सेंसिटिविटी या जिस भी जिस्म की इन्फेक्शन है, यूरिन की इन्फेक्शन है या अगर आंतों की इन्फेक्शन है तो स्टूल के कल्चर के मुताबिक दें। कल्चर ये होता है मुनीबा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर मैं बता दूं कि आपके जिस्म में जब जरासीम होते हैं तो वो आपके ब्लड में या आपके यूरिन में या आपके स्टूल में मौजूद होते हैं। उन जरासीम को आप लैब में ग्रो कर लेते हैं। उससे आपको पता चल जाता है कि कौन सी टाइप की इन्फेक्शन या कौन सा बैक्टीरिया है जो आपके जिस्म में इन्फेक्शन कर रहा है, और उसके खिलाफ कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मुयस्सर साबित होंगी। और वो लिस्ट आपके सामने आ जाती है और उसकी लाइट में ही आप एंटीबायोटिक चूज़ करते हैं और पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। ये बेहतरीन और गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ इलाज है जो दुनिया भर में प्रैक्टिस भी होता है। लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है कि कल्चर और सेंसिटिविटी के मुतालिक जाने की बजाय लोग तो खुद ही बाजार से फार्मेसी से जाके एंटीबायोटिक्स और फार्मेसीज वाले खुद भी रेकमेंड कर देते हैं कि आप ये खा लें, आप ये खा लें, सिर्फ आपको बताना है कि हमें यहाँ दर्द हो रहा है, ये मसला है, जो कि बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। एग्जैक्टली, शायद चिकन बैलेंस नहीं है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और दूसरा, डॉक्टर स्वामी ये भी कहते हैं कि आप जब एंटीबायोटिक्स लेना शुरू करते हैं, ज़्यादा खाना शुरू करते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है, ऐसा है? देखिए कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो अगर आपने बिला वजह अगर किसी चीज़ को किया है तो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं बॉडी में, ये हार्मफुल बैक्टीरिया वो होते हैं जो इन्फेक्शन करते हैं। गुड बैक्टीरिया वो होते हैं जो आपकी जिस्म में, आंतों में मौजूद होते हैं, इन्हें प्रोबायोटिक्स भी कहते हैं, जो हेल्पफुल होते हैं आपकी बॉडी में। अगर आप उनको भी डिस्ट्रॉय कर दें बाय द ओवर यूज़ ऑफ मेडिकेशन तो फिर आपके जिस्म में इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसलिए बहुत केयरफुली एंटीबायोटिक्स को चूज़ करना चाहिए, और हर शख्स के लिए हर एंटीबायोटिक नहीं होती। कुछ लोग हैं जो डायबिटिक हैं, कुछ हैं जिनको दिल का मसला है या मिर्गी का मसला है, तो एंटीबायोटिक्स देते हुए भी डॉक्टर बहुत सी चीज़ें अपने जहन में रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर दवाई के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या उसके साथ कोई एनाफाइलेक्टिक या एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। सो बहुत सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए, इसीलिए एंटीबायोटिक की प्रिस्क्रिप्शन बगैर डॉक्टर की मर्जी के नहीं। क्या डॉक्टर स्वामी ये कह सकते हैं कि अगर एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की हिदायत पर भी अगर खाई जा रही है तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, मैंने बताया हर दवाई के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन जो इसके बेनिफिट्स हैं वो रिस्क से ज़्यादा होते हैं। और साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे नहीं होते कि अक्रॉस द बोर्ड हर बंदे में साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। केयरफुली आपको चूज़ करना पड़ता है कि अगर किसी को किसी से चीज़ से कोई रिएक्शन हो रहा है या उस दवाई से, कई दफ़ा ऐसे होता है एंटीबायोटिक लेने से पेट में दर्द शुरू हो जाती है या डायरिया होना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को स्किन पे एलर्जी या रैश डेवलप हो जाता है, तो उसके मुताबिक डॉक्टर के पास वापस चाहिए ताकि वो आपकी एंटीबायोटिक को चेंज कर सके। एग्जैक्टली। और दूसरा डॉक्टर सोमिया के भी मसला है स्टेरॉइड्स का। आजकल बहुत से लोग, नौजवान नस्ल जो है, इसका इस्तेमाल कर रही है अपनी बॉडी शेप अप करने के लिए, बॉडी बिल्डिंग में भी
ये कितना महफूज है और इससे कितना खतरा हो सकता है हमें? देखिए, स्टीरॉइड्स तो वो अद्वियात हैं जो बहुत यूज़फुल भी हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ होती हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है स्टीरॉइड्स के इस्तेमाल पर, और जितने बुरे असरात मिसयूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स के हैं, आई थिंक दुनिया में किसी और दवाई के उतने बुरे असरात नहीं हैं। ये हमारे जिस्म के हर हिस्से को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकती है अगर सही इंडिकेशन और सही डोजेज में ना ली जा सके। शुगर के बढ़ने का बायस बनते हैं, मोटापे का बायस बनते हैं, दिल की तकलीफ में प्रॉब्लम कर सकते हैं, मैदे का अल्सर कर सकते हैं, इम्यूनोसप्रेस स्टेट में लोग चले जाते हैं हाई स्टीरॉइड्स की वजह से, जिससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है और बीमारियां और इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो बहुत आंखों के ऊपर असर हो सकता है स्टीरॉइड्स के इंटेक से। तो बहुत सारी जो इंडिकेशंस हैं स्टीरॉइड्स की, वहाँ मिस यूज़ ना हो स्टीरॉइड, ये ज़रूर आपको ख्याल रखना चाहिए। और कोविड-19 की मैं हमेशा बात करती हूँ, कोविड-19 में भी लोगों ने स्टीरॉइड्स का बेजा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और कोविड-19 में वो पेशेंट्स जिनको सिर्फ ऑक्सीजन की डिमांड है या जिनके एक्सरे के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डिजीज़ है और जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जिन्हें बाहर से वेंटिलेशन या ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत है, उन्हीं में स्टीरॉइड्स इंडिकेटेड है। तो फिर क्यों नौजवान नस्ल क्यों इस तरफ इतना जा रही है? क्यों इस बस हम बत्ती के पीछे लग जाते हैं, जिसने देखा किसी को इससे फ़ायदा हुआ है बगैर देखे, और उस बगैर देखे कि किसी और को क्या इंडिकेशन थी स्टीरॉइड देने की, किसी ने कह दिया कि मैंने ये दवाई खाई थी और मुझे फ़ायदा हुआ था, तो आप भी उसके पीछे लग जाते हैं और फिर आप भी यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और मेरे साथ तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं स्टीरॉइड मिसयूज़ के, फंगल इन्फेक्शंस हो जाती हैं लोगों को, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो जाती है। सो बहुत सारे नुकसानात हैं स्टीरॉइड्स की ओवर यूज़ और मिसयूज़ के, और प्लीज़ खुदारा इनको एहतियात से लीजिए और सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर लीजिए, और जितनी मियाद और जितनी मुद्दत के लिए आपको दिया गया है तभी इस्तेमाल करें।